ओके सो हाय ऑल अगेन गुड इवनिंग। सो बच्चों आज अपना सेकंड सेशन होगा चैप्टर वेव। सेकंड सेशन है ना, इससे पहले क्या आपका सेशन हुआ ना वेव का? यस सर। ठीक है चलिए। ओके सो आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, लेट मी टेल यू। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड वेव, एंड सेकंड इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो बच्चों लास्ट टाइम हम साउंड वेव स्टार्ट करने वाले थे। आई थिंक आप सबको मैंने एक चीज बताई थी, दैट इज वी कैन क्लासिफाई वेव अकॉर्डिंग टू, अगर आपको याद हो तो हम वेव को दो और तरीके से हम वो कर सकते हैं, हाँ बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट सॉरी, फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव, एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इसको याद है, ये वाला याद है। इसमें क्या था कि अगर वेव मान लो इधर मूव कर रही है, ठीक है, अगर इसमें भी ऐसी मूव कर रही है तो बच्चों जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कैसे ऑसिलेट करेंगे ट्रांसफर्स में? वो बच्चों ऐसे ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो याद है रस्सी है, जब जिनके तरह से रस्सी करते हैं, ठीक है, उसमें क्या वेव आगे जा रही है। फॉर एग्जांपल आपने जब पानी के अंदर पत्थर फेंका, ठीक है, तो वेव आगे आगे जा रही है, बट जो पार्टिकल्स है वो एक ही जगह ऐसे कर रहे हैं इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। लेकिन बच्चों लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है ना कि ऐसे हम जो पार्टिकल्स कर रहे हैं और वेव की जो डायरेक्शन है वो सेम ही होती है, दोनों पैरेलल होते हैं। ओके, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बच्चों क्या है? साउंड वेव, ठीक है। अब इसका देखो फंडा, देखो क्या, मान लो मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आप बच्चों सॉरी, आप ये वाला एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें क्या है, मान लो एक आपने एक ऐसे एक बड़ा सा स्प्रिंग लिया, आई थिंक आपने कभी देखा भी होगा। आप जब इसको ऐसे से करोगे ना, तब ऐसे से करोगे तो वेव है वो ऐसे से करके ना, वो वेव ऐसे चल रही होगी, ठीक है, और पार्टिकल्स वो भी ऐसे ऐसे हम कर रहे होंगे, ठीक। सिमिलरली बच्चों साउंड वेव कैसे करते हैं ना, जैसे मान लो कि मैं अब अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, ठीक है। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से कुछ कुछ मतलब वीकेंड से थोड़ा प्रेशर निकलता है। अब होता क्या है ना कि ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे जो साउंड, यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है उसको क्या करेगा, उसको हिलाएगा, उसको क्या करेगा, इससे बच्चों थोड़ा प्रेशर लग जाएगा ऐसे, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ये बच्चों ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब होगा क्या ना, ये बहुत ही फास्ट होता है, ये साइड वाले पार्टिकल को क्या करेगा, इसको पुश करेगा, साइड वाले पार्टिकल वो इसको पुश करेगा। ऐसे करते 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 बच्चों ये पार्टिकल ऐसे जम कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। मान लो कि यहाँ कोई बंदा सुन रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ कोई ऐसे बंदा खड़ा है, ऐसे कोई बंदा खड़ा है, वो ये अपनी आवाज सुन लेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो अपने बेसिकली आप सबने सुना होगा कि साउंड नीड से मीडियम टू ट्रेवल। आप सबने सुना होगा कि मून पे अगर आप जाओगे, अगर आप स्पेस में जाओगे, आप ऐसे बात नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं बीच में। तो बच्चों साउंड और वी कैन से मैकेनिकल वेव, दे नीड मीडियम टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है। सिमिलरली बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो पार्टिकल ऐसे से कर रहे हैं पार्टिकल ऐसे से कर रहे हैं, एक ऐसा मूवमेंट भी आएगा जब एक जगह पे बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे ए डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे पार्टिकल्स आपको ज्यादा दिखेंगे, देख रहे हैं आपको? एक मिनट मैं कलर चेंज कर, देखो आपको यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा दिख रहे होंगे एज कम्पेयर टू अदर एरिया। यहाँ पे आपको पार्टिकल कम दिख रहे होंगे, देखो ये पार्टिकल देखो कितने कम है ठीक है ना बच्चों, एक जगह डेंसिटी ज्यादा है,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्रेशन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन। सर आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? अभी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब ठीक है? सर आपकी आवाज अभी सही ठीक आ है रही पहले है। से? सही आ यस रही है क्या? सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर फीडबैक। अब देखो बच्चों, ठीक है, अब देखो एक बच्चों ध्यान रखना कि बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, आपको मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लो कि मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ प्रेशर का, ठीक है, जैसे ये वाला ग्राफ है ना, सेम टू सेम आपको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब बच्चों हम क्या करें? प्रेशर वर्सेस एक्स। मान लो कि इधर अपना, ये अपना एक्स, एक्स, ठीक है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ प्रेशर वर्सेस एक्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना। देखो अब एक्चुअली होता क्या है ना कि अब बताओ, जहां पे पार्टिकल ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, आपको नहीं लगता वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा? यस सर। और जहां पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को आप ड्रॉ कैसे करोगे? ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ना, ये आप ऐसे ड्रॉ करोगे। देखो बच्चों, ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये जो व्हाइट लाइन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाइट लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? टी एटीएम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों कभी भी इसको, इस ग्राफ को, प्रेशर ग्राफ को कभी भी गलती से यहाँ पे ड्रॉ मत कर देना। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर जीरो। बच्चों कहीं प्रेशर जीरो नहीं होता। आरपी बच्चों कहीं प्रेशर आपको जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे देखो क्या है, जहां पे कंप्रेशन है, वहां पे क्या होगा? वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा पी। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा प्रेशर जहाँ पे कंप्रेशन है। तो ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी एटीएम प्लस डेल्टा पी, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर है। और आप यहाँ की बात करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी एटीएम माइनस डेल्टा पी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन। और ये अपना क्या बच्चों? कंप्रेशन। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आएगी? सर ये ठीक है, प्रेशर वाली चीज बच्चों एक हम बार रिपीट कर दो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मान लो कि यहाँ पे मैं जैसे, अब मैं मान लो कि कोई इंसान बोल ही नहीं रहा, तो सारे एयर पार्टिकल्स क्या होंगे? ऐसे तो घूम रहे होंगे, अपने मस्ती में घूम रहे होंगे, मस्ती में घूम रहे होंगे ना। लेकिन सारे पार्टिकल्स पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा होगा। लेकिन आप किसी ने, बंदे ने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, तो कहीं पे कंप्रेशन होगा, कहीं पे रेयरफेक्शन होगा। जहां पे कंप्रेशन हो गया, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो गया। और जहां रेयरफेक्शन है, वहां पे बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा प्रेशर कम हो गया। उसको मैंने यहाँ पे शो किया। तो जो व्हाइट लाइन दिख रही है ना, वो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे चले। चलो देखो बच्चों, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम वेव को कैसे डिनोट कर रहे थे, याद करो भाई। अगर आप फिजिकल वेव की बात करोगे, अगर आप किसी ट्रांसवर्स वेव की बात करोगे, उसको हम ऐसे शो कर रहे थे, वाई वर्सेस एक्स। ठीक है, कि ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। सॉरी। लेकिन अपनी जो वेव है साउंड वेव, ये बच्चों ये लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो आप मान लो कि ये इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है बच्चों, इस देखो यहाँ पे लाइन क्या है? ये अपनी मेन लाइन है। ये अपनी क्या? मेन पोजीशन, ये। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ पे बात करें ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे मान लो कि अपने को ये वाला शो करना है, आपको ये वाला लॉन्गिट्यूडल में शो करना है, तो कैसे शो करोगे बच्चों? ये जितनी लेंथ है ना, इसको आप ऐसे शो करो, हॉरिजॉन्टली। समझ लो कि भाई हमारा जो पार्टिकल था, वो पहले यहाँ पे ऐसे था, अब उसने इतना डिस्प्लेस कर दिया है। बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों?
हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो हम पी पॉइंट की बात करें, उसको आप ऐसे शो करोगे, ये मेन पोजीशन है, इससे ये इतना दूर है। अगर हमारा कोई पार्टिकल क्यू है, उसको आप यहाँ पे शो करोगे, ठीक है। अगर हमारा कोई पार्टिकल आर है जो कि नेगेटिव वेव में है, आप उसको पीछे की तरफ शो करोगे, पीछे। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे बच्चों क्या है, सर ये आप यहाँ पे समझ शो में नहीं लिख आ सकते हो। रहा। आप एक मिनट बता देखो बच्चों, जब हम उसकी बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, हम उसको ऐसे शो कर रहे थे, ऐसे। भाई हमारा क्या है, भाई हम क्या देख रहे थे कि आप सोच के देखो ना, भाई अपनी जो वेव है ऐसे चल रही है, वेव बच्चों ऐसे चल रही है अपनी, ठीक है। हम क्या देख रहे थे कि जो मेन पोजीशन है उससे कितना ऊपर गया पार्टिकल, भाई एसएसएम कर रहे हैं ना फाइनल पार्टिकल। लेकिन बच्चों लॉन्गिट्यूडनल में एसएसएम कैसे कर रहे हैं, वो तो हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं ना एसएसएम। मेरी बात किस किस को समझ आई? यस सर। बच्चों कहने का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स में जो वेव बनती है और जो ग्राफ बनता है वो सिमिलर बनता है, मतलब उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इससे क्या होता है, बच्चे आप आराम से समझ पाते हो। लेकिन बच्चों लॉन्गिट्यूडनल में ग्राफ कैसा है, ग्राफ देखो भाई, वेव तो ऐसे जा रही है, वेव ऐसे जा रही है, लेकिन हमारे जो पार्टिकल्स है वो ऐसे से भी ऐसे कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है और जो हमारी जो ट्रांसवर्स वेव बनती है, ये ग्राफ और ट्रांसवर्स वेव बिल्कुल सिमिलर होते हैं, आप जल्दी रिलेट कर पाते हो। लेकिन बच्चों लॉन्गिट्यूडनल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिखानी है मेन पोजीशन से, ट्रांसफर्स में हम क्या करते थे, हम ये बोल देते थे भाई यहाँ पे ठीक है, ये पार्टिकल इतना दूर गया, फिर थोड़ा नीचे भी आ जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। लेकिन बच्चों लॉन्गिट्यूडनल में कैसे दिखाओगे कि ये पार्टिकल इधर गया, फिर ये पीछे जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई? यस भाई सर। ऐसे से कर रहे हैं ना पार्टिकल, समझ रहे हो? अनु आया समझ में? सर थोड़ा थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ट्रांसफर्स में हमें क्या है कि वेव इधर जा रही है और पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हमारा ग्राफ सिमिलर सा दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेव इधर जा रही है, लेकिन हमारे तो पार्टिकल ऐसे सब ऐसे कर रहे हैं ना, ठीक यस है। सर। तो जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है उसको हमने आगे की तरफ दिखा दिया, जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड उसको हमने पीछे की तरफ दिखा दिया, बस इसका इतना ही फंडा है, ठीक है। यस सर, अब आगे समझ। चलिए, अब बच्चों जब हमें इक्वेशन समझ आ गई, अब फंडा ये है बच्चों कि जो डेल्टा पी है, जो चेंज इन प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है, उसके वैल्यू कैसे निकालें, बात ये आती है। बच्चों अगर आपको पता हो तो एक बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है वो, बी इज इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय डीवी बाय वी। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये हम आपने सॉलिड्स में पढ़ा होगा, सॉलिड्स एक चैप्टर है, ठीक है। बल्क मॉडुलस दैट इज इट्स रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय नेट वॉल्यूम। यहाँ तक किस चीज को समझ आया? ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया, हमारा जो मीडियम है उसका हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, ठीक है। उसका हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जिसका जो सॉरी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऐसे अपना, ठीक है। और उसको हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया डीएक्स, छोटा सा पार्ट डीएक्स, ठीक। अब बच्चों क्या हुआ ना कि एक पार्टिकल है यहाँ पे, उसने एसएसएम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब बच्चों एसएसएम करेगा तो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई? भाई एक बार ये इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, ठीक है। बच्चों ये जैसे इधर की तरफ जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, प्रेशर में चेंज होगा नहीं होगा? भाई प्रेशर में चेंज होगा नहीं होगा? ये तो भाई आप मान लो एक मान लो कि ये एक रूम है, एक रूम है, उसके अंदर कुछ हवा है। मैंने क्या किया, मैंने इतना बड़ा सा पिस्टन लेके आया, मैं इतना बड़ा सा पिस्टन लेके आया, और मैंने क्या किया, सारा जो पिस्टन था ना वो इस तरीके से था कि वो हवा को कंप्रेस कर रहा है। तो बच्चों कंप्रेस कर रहा है तो जो एयर का जो वॉल्यूम है उसमें चेंज होगा नहीं होगा? सर होगा। यस सर। अब होगा कितना कि भाई जो उसका एरिया है रूम का, और उसने कितना अंदर कंप्रेस किया है, डी बाई, तो ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम होगा। और एक्चुअली वॉल्यूम था कितना, भाई जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया था रूम का और जो उसकी हाइट थी या फिर जो उसकी लेंथ थी, तो यहाँ पे हमारा हमने एक छोटा सा पार्ट लिया डीएक्स, हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है डीएक्स।
तो नेट वॉल्यूम कितना था, इतना वॉल्यूम था नेट, चेंज वॉल्यूम वॉल्यूम ये हो गया। तो बच्चों क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज B is equal to डेल्टा P डिवाइड बाय माइनस टीवी बाय V, लिख सकते हैं ऐसा। एक मिनट थोड़ा साफ लिख, सॉरी। सो डेल्टा P डिवाइड बाय माइनस डीवी बाय वी, ये अपना बल्क मॉडुलस होता है। तो डेल्टा P तो हमें निकालना है बच्चों। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, एस डी वाई। नेट वॉल्यूम था कितना, एस डी एक्स। तो बच्चों हम ये लिख सकते हैं क्या, डेल्टा P इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों अगर आपको याद हो तो अपनी जो वेव की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ की एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ ए के कॉस ओमेगा टी माइनस की एक्स, याद आएगा ना। अब यहाँ की वैल्यू पुट कर दो। तो therefore b will be equal to डेल्टा p डिवाइड बाय dy बाय dx। अब देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे आप सीधा सीधा लग सकते हो a के cos ओमेगा टी माइनस ऑफ के, ठीक है। सो बच्चों यहाँ से अपना एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या, बी ए के cos ओमेगा टी माइनस ऑफ की एक्स। ये बच्चों अपनी इक्वेशन किसकी आ गई, चेंज इन प्रेशर की हमारी इक्वेशन आ गई। आप इसको सीधा सीधा याद कर सकते हो बच्चों। साउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो बक, आप इसको याद रखो, बक एज ए बक चाहिए, बक बी ए के। बक का मतलब क्या था, आप सबको पता, बक बकना मतलब आवाज, ठीक है। आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेंज इन प्रेशर इनटू cos ओमेगा टी माइनस ऑफ की एक्स। ये बात किस किस को समझ आ गई बच्चों, ये अपनी इक्वेशन आ गई। चेंज इन प्रेशर, जो प्रेशर मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना डेल्टा पी कितना हो सकता है। सर एक बार इसका थर्ड स्टेप बता दीजिए। स्टेप कौन सा, ये वाला, ये नो सर, ये एस वाला। ये वाला, यस सर। हाँ। तो बच्चों देखो हमने, देखो क्या है, आप सोच के देखो ना कि हमने एक छोटा सा एक पुल लिया, छोटा सा पाइप ले लिया, ठीक है। उसकी लेंथ मान लो कि टोटल की आप लेंथ dx मान लो, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है s इंटू dx, उसका टोटल वॉल्यूम होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पिस्टन लगाया, उसको मैंने ऐसे कंप्रेस कर दिया कितने से, मान लो कि dy लेंथ से मैंने अंदर कर दिया पिस्टन। अब बच्चों चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया भाई, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, इंटू डी वाई। हम बात करें चेंज इन वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज, उसको छोड़ो, वो चेंज कितना हुआ भाई, एस इंटू डी वाई, ठीक है। बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, इट्स रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय रेशियो नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो हमने चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया, एस डी वाई। नेट वॉल्यूम था कितना, एस डी एक्स, बस हमने वहां वैल्यू डाल दी। ये बात किस किस को समझ आया बच्चों, सर आपने तो बल्क हमारे का पास इक्वेशन आ गई। क्या कह रहे हो, सर आपने बल्क का क्या बताया? बल्क मॉडुलस। सर मतलब आपने बल्क को हिंदी में क्या बोला था? हाँ बेटा, बल्क को मैंने हिंदी में कुछ नहीं बोला मुझे हिंदी में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। ठीक है आगे चल रहे हैं, चलो सर आगे चलते आपने हैं, बहुत टाइम हो गया। डेल्टा पी इज इक्वल टू में बी ए के लिखा है ना, cos थीटा एंड हाँ ओमेगा जी, बी ए के बक, बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। सर ठीक है। अब आपको आगे चलते हैं, ये आपने अपने बी पास ए फॉर्मूला। के को डेल्टा पी नॉट कैसे लिख दिया? बेटा इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिख दिया ना मैंने, मतलब आप इसको रिप्लेस कर दिया बस मैंने,
भाई डेल्टा पी नोट की वैल्यू क्या होगी? बक मतलब उसको ओके बी सर। बी के भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। नाउ बच्चों रिलेशन इन इंटेंसिटी एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। बच्चों अब देखो, याद करो हमें इंटेंसिटी का हमने कुछ पढ़ा था, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता था, तो आपको रिवाइज करा देता हूँ। याद करो हमने पहले पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, यस पावर इज इक्वल टू हाफ इंटू म्यू इंटू स्पीड ऑफ साउंड इंटू ओमेगा ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, हाफ रो यानी कि सॉरी डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंटू स्पीड ऑफ द साउंड ओमेगा ए का, सॉरी नॉट साउंड, स्पीड ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वी इज स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर हमें इंटेंसिटी और प्रेशर एम्पलीट्यूड में कोई रिलेशन निकालना हो, भाई हमें इक्वेशन तो पता है, इसकी इक्वेशन ये है, और डेल्टा पी की इक्वेशन क्या है अपने पास, डेल्टा पी नोट की बी ए के। तो क्या करो, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा पी नोट डिवाइड बाय बी ए के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वी कैन से therefore I is equal to half rho v into ओमेगा। बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय टी होती है ना ये वाली, और ए की वैल्यू हमने क्या डाल दी, डेल्टा पी डिवाइड बाय बी इंटू के। बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या, हाफ रो वी इंटू 2 पाई बाय टी डेल्टा पी नोट, इसका स्क्वायर पे आएगा ना, स्क्वायर डिवाइड बाय बी। बच्चों के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लेमडा, लिख सकते हैं ना ये तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। बच्चों लेमडा बाय टी क्या होता है, सिर्फ क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी। बच्चों लेमडा बाय टी क्या होता है, वेलोसिटी और या फिर स्पीड ऑफ सॉरी वेव। सॉरी सर, वेलोसिटी। ठीक है, तो आई विल बी इक्वल टू हाफ रो वी, ये क्या हो जाएगा, सो डेल्टा पी नॉट इंटू वी डिवाइड बाय बी। बच्चों एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ वेव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी। बच्चों ये फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ वेव, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड का। सर अपॉन में आपने बी लिखा है, बी के साथ टीवी तो आएगा। बी के साथ क्या आएगा, सर 2 पाई बाय टी लिखा है ना आपने ऊपर, फिर आपने लास्ट में डेल्टा पी नॉट हाँ तो इनटू बच्चों वी। लेमडा, लेमडा बाय टी क्या होता है, वेलोसिटी। यस सर, ये तो ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ वेव। होता है। हाँ जी, अब देखो बी की वैल्यू, यहाँ से देखो, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी वी स्क्वायर डिवाइड बाय रो, ये वैल्यू सारी आप पुट कर दो। सो आई इज इक्वल टू हाफ रो वी डेल्टा पी नोट इंटू वी, बी की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर इंटू रो का होल स्क्वायर, वी से वी कट गया। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा अपना, एक मिनट मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, ओ सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, हाँ ये वी इंटू ये आ जाएगा रो। ठीक है, तो बच्चों ये एक सेकेंड में क्या मिस्टेक की मैंने, अच्छा रो नीचे आएगा इसमें, तो ये भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना। आपको देखो इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं डायरेक्शन करके दिखा रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, टू रो। ठीक है बच्चों, फाइनली अपनी इक्वेशन आएगी ना, मैं लिख देता हूँ, फाइनल अपनी इक्वेशन आएगी, दैट इज आई इज इक्वल टू डेल्टा पी नोट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रो
वी, ये अपनी फाइनल इक्वेशन आएगी। ये अपनी क्या है, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ द वेव, साउंड वेव एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये अपना रिलेशन आ गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? सर आपने ब्रैकेट में क्या आगे चलेगा? डेल्टा पी नॉट इनटू में डेल्टा पी नॉट इंटू वी डिवाइड बाय डी, दैट इज बल्क मॉडुलस। ओके सर। ठीक है, ओके बच्चों, ये अपना रिलेशन आ गया इंटेंसिटी एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड में। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? सर आगे चलें? इंटेंसिटी वही ना ब्राइटनेस? क्या कह रहे हो? इंटेंसिटी आई? नो सर, इंटेंसिटी वही ना ब्राइटनेस? हाँ, मतलब मैं उसको याद रखता हूँ ब्राइटनेस से, मतलब कितना इफेक्टिव है वो। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है इफेक्टिवनेस। इंटेंसिटी किसी भी चीज की हो सकती है, मैं उसको याद रखता हूँ बल्ब से। मुझे चीज समझ नहीं आती थी इंटेंसिटी होता क्या है, तो मैंने उसको इससे याद रखा कि भाई एक बल्ब है, वो भी जल रहा है, एक दूसरा बल्ब वो भी जल रहा है, दोनों सेम पावर ले रहे हैं, बट किसकी ब्राइटनेस ज्यादा है वो ज्यादा इफेक्टिव है, मैं ऐसे याद रखता हूँ। ठीक है, ओके सर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाउडनेस। अब बात ये है कि बच्चों जो साउंड है उसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बता दूंगा मैं। लाउडनेस समझ लो कि कोई आवाज कितनी ऊंची है कितनी नीची है, इसका जो पैरामीटर होता है ना, इसका जो स्केल होता है, वो कोई सीधा सीधा स्केल नहीं होता, वो बच्चों थोड़ा एक्चुअली लोगरिथमिक होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मान लो कि कुछ इंसान होते हैं जिनकी जिनकी आवाज, जैसे आपकी फैमिली कोई होगा जिसकी आवाज बड़ी ऊंची होती है, वो लोग बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बिल्कुल नॉर्मली बात करते हैं, हल्के हल्के बात करते हैं। ठीक है, तो जिनकी ज्यादा लाउड होती है उनकी, सॉरी, जिनकी वॉइस ज्यादा भारी होती है उनकी थोड़ी लाउडनेस ज्यादा होती है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, कि हमारी जो ईयर है वो हर एक आवाज नहीं सुन सकते। ठीक है, उसकी लिमिट होती है, तो सबसे कम लिमिट की होती है, दैट इज 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इतनी ये साउंड इंटेंसिटी है जो कि हम सुन सकते हैं अगर हमारे कान बहुत अच्छे से, छोटे बच्चे कान होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो वो इस लेवल की आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा आजकल कि जब आप ईयरफोन ये सब लगाते हो, आप एयरपोर्ट या जब आप सुनते हो, तो कभी आपको ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। होता क्या है ना कि धीरे धीरे आप, अगर आप ज्यादा आवाज में सुनोगे ना, तो आपको जो बोलते हैं ना कि कान का पर्दा, जो कम इंटेंसिटी की वॉइस है या कम इंटेंसिटी की जो साउंड है ना, उनके लिए इफेक्टिव नहीं रहती, मतलब उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, मतलब आपको नॉर्मल बातें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बच्चों देखो लाउडनेस का मीनिंग क्या है। अगर मान लो कोई छोटा सा, मान लो कोई जिसकी कम लाउडनेस है, उसका क्या होगा, उसका ये ऐसे जरूर अगर आप छोटा सा, उसका एम्पलीट्यूड देखो वो छोटा सा। अगर किसी की लाउडनेस ज्यादा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसको कैसे मेजर करते हैं, तो बच्चों इसका सीधा सीधा मेजर करते हैं इसको डेसिबल में। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एल यानी कि डीवी, डेसिबल, विच इज इक्वल टू 10 log 10 I1 बाय I2। I1 हमेशा I2 से बड़ा होता है, हमेशा। सर ये जो मिनिमम साउंड है, दिया आपने? क्या कह रहे हो, सर ये वाली दोबारा इक्वेशन, बोलो। सर ये वाली इक्वेशन कैसे ये लिखी आपने? अच्छा, ये इक्वेशन होते है, आपको बस याद रखनी है कि अगर आपको साउंड की अगर आपको साउंड की लाउडनेस मेजर करनी है, आप डेसिबल में मेजर करोगे। ठीक है, अगर बच्चों मान लो कि अगर आप देखो, एक्चुअली जो लाउडनेस मेजर करते हैं वो हमेशा कंपेरेटिव होता है, थोड़ा कंपेरेटिव रिलेटिव होता है। अगर मान लो जो बिल्कुल कम साउंड है जो हम सुन सकते हैं, जैसे यानी आई नॉट, यानी कि 10⁻⁻12, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। याद है ना, पावर पर यूनिट एरिया हमें इंटेंसिटी निकाली थी। अगर आप इसके रिस्पेक्ट बात करो, ये अपनी एब्सोल्यूट रेशियो जाएगी, एब्सोल्यूट लाउडनेस। ठीक है, इसमें छोटा क्वेश्चन करते हो, तो क्वेश्चन देखो क्या, इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव increases by 100 times, by what decibel its loudness level will। हाँ जी, ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। सर यहाँ ठीक है, पर तो लाउडनेस इज इक्वल टू, क्या लिखा है?
बेटा डीबी ये यूनिट होती है डेसिबल की, होता है डेसिबल, इसके सिंबल होता है ये, ओके सर। ठीक है। चलो आगे चलते क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बच्चों, इफ इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव इंक्रीजेस बाय 100 टाइम्स by what decibel its loudness level will increase? ऑप्शन ए, बी, सी। देखो बच्चों, मान लो कि मान लो कि I2 मान लो I नॉट है मान लो, ठीक है, एंड I1 कितना हो गया मान लो 100 टाइम्स ऑफ I नॉट। हमें क्या पता करना है, लाउडनेस, दैट इज इक्वल टू 10 log बेस। बच्चों याद रखना, log बेस 10 है, बेस 10 log ई नहीं है, बेस 10। ये क्या हो जाएगा, I1 डिवाइड बाय I2 दैट इज इक्वल टू 10 log बेस 10। I1 कितना है 100 टाइम्स I नॉट डिवाइड बाय I नॉट, कैंसिल। नाउ 10 log 10, इसको 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इसको आप 2 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। log यहाँ पे लिख देता हूँ, log मान लो ई है, और आप ई का ही निकालोगे ना वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मान लो कोई log बेस 5 है, अगर आप 5 का निकालोगे ना log, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जो बच्चों पावर मान लो ये 2 है, ये 2 आगे चला जाएगा, 2 into 1। आई थिंक ये सबको पता होगा। तो log विल बी इक्वल टू 10 into 2 into 1। 1 मतलब क्या, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों log बेस 10 और आप 10 का log निकाल लो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो देयरफॉर L विल बी इक्वल टू 20 dB। ये बात किस किस को समझ आई, बच्चों क्लियर हुई क्या, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें बच्चों, कहीं पे कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और ट्राई करना, जो भी चीज आप सुन रहे हो, जहां से सुन रहे हो बच्चों, अपने दिमाग में कैलकुलेशन, अपने दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट रिवाइज मत करना, साथ साथ में भूल जाओ आपको जो भी कुछ आता है, ठीक है। सुनते रहो, सुनो ध्यान से, कोई क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पूछो, ठीक है। चले आगे। I1 100 I नोट कैसे हुआ वैसे, हमें दे रखा तो हमने मान लिया, देखो क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन इज, इफ इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव इंक्रीजेस बाय 100 टाइम्स। हमने क्या मान लिया भाई, मैंने आपको बोला था कि I नॉट इज सॉरी I2 लेस देन I1। तो ऊपर वाला जो I1 है वो मैक्सिमम वैल्यू, वो हाई वैल्यू एज कंपेयर टू I2। तो उन्होंने क्या बोला, इस साउंड वेव इंक्रीजेस बाय 100 टाइम्स। तो मैंने I2 को क्या मान लिया, हमने कोई स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया I नॉट, मान लो I नॉट है, तो I1 कितना हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ I नॉट, ओके सर। ठीक है। चलिए सर अगर ये डिक्रीज नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, डिक्रीज बोल देते, फिर देखो डिक्रीज बोल देते तो अपनी पावर नेगेटिव आ जाती, फिर अपनी जो क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, सॉरी लाउडनेस, वो नेगेटिव आ जाती। सर करते मतलब ऐसे ही हम I1 इज इक्वल टू में 100 I नोट लिखते फिर उससे भी। बिल्कुल नहीं, अगर आप बोलते कि डिक्रीजेस बाय 100 टाइम्स, तो वो वैल्यू क्या हो जाती, I नॉट डिवाइड बाय 100 हो जाता वो, तब सर हम डिवाइड समझ कर रहे हो? देंगे अगर डिक्रीज में होगा तो। बिल्कुल, बट ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, डोंट वरी, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक सर है। तो हम वो सुपर लॉग वाले पोजिशन, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ना। नहीं आपको बच्चों, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेंगे, डोंट वरी, आपको इस तरीके से मिलेंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ। अगर कुछ आपको स्टैंडर्ड, अगर आपको कुछ यूज भी करना पड़ेगा ना लोग की वैल्यू, आपको देंगे वो, समझ रहे हो। अगर आपको मान लो लोग समथिंग कुछ निकालना पड़ जाए जो कि वैल्यू आपको नहीं पता, आपको ब्रैकेट में दे देंगे कि लोग बेस 10 2 की वैल्यू ये है, मान लो कुछ भी अगर आपको जो आएगा, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वैल्यू यूज होने वाली है। ऐसे देते नहीं एक्चुअली, डोंट वरी, नॉर्मल क्वेश्चन देते, ओके ठीक है। चलिए बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, आपसे एक छोटी सी एक बात पूछता हूँ। देखो मान लो, एक सेकेंड, मान लो कि दो बंदे हैं, ठीक है, कि दोनों बच्चों ऐसे भाग रहे हैं, दोनों ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है। एक मान लो इसके पीछे जा रहा है, और एक मान लो आगे आगे भाग रहा है। तो बच्चों अगर मान लो कि इनको कहीं पे मिलना पड़ जाए,
बच्चों इनको कहीं पे अगर मान लो किसी पॉइंट पे अगर मान लो मिलना पड़ जाए, तो अगर इन दोनों की स्पीड अगर इक्वल इक्वल होगी तो क्या लगता है ये दोनों आराम से हाथ पकड़ के आगे भाग सकते हैं ना? यस Yes, सर। ये sir. बात किस किस कहने का मतलब क्या है कि दो बंदे भाग रहे हैं, अगर मान लो कि ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि एक अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं और पी पॉइंट पे आगे दोनों मिल गए, मान लो दोनों मिल गए और दोनों की स्पीड मान लो इक्वल थी, तो दोनों अपना हाथ पकड़ के आराम से साथ साथ में भाग सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यस यस सर। सर। Yes, sir. लेकिन अगर मान लो कि स्पीड आगे पीछे हो तो दोनों गिरेंगे नहीं गिरेंगे? यस सर। तो बच्चों ऐसे होता है वेव के अंदर। अगर मान लो किसी दो पॉइंट, अगर मान लो कोई एक पॉइंट पे अगर दो वेव पहुंच रही है, अगर मान लो कि एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है अपना S2, इन दो से बच्चों यहाँ पे ऐसे ना ऐसे वेव पहुंच रही है, तो बच्चों अब देखो अलग अलग चीजें हो सकती है, ठीक है। पहले मान लो कि देखो तीन टाइप की सुपरपोजिशन होते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? सिंपल सा फंडा बच्चों, जहां पे एक से ज्यादा वेव आपस में क्या करती है, मिलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन टू और मोर मैकेनिकल वेव सुपरपोज इन ए रीजन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है, जो भी मतलब कहने का मतलब ये समझ गए ना कि यहाँ पे दो से ज्यादा वेव होती है। तो होता क्या, ये तीन तरीके से हो सकता है। पहला क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बच्चों यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, इक्वल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। दूसरा होता है स्टेशनरी वेव। क्या होंगे इसके बारे में आगे बात करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। तीसरा होता है बच्चों क्या, बीट्स। यहाँ पे क्या होता है, इक्वल एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तीन तरीके से बच्चों सुपरपोजिशन होता है। पहला क्या है, पहले बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव, हम क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। सेकंड होता है स्टेशनरी, थर्ड होता है बीट। क्या होता है इसके बारे में आगे हम आराम से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों चलो आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं। देखो क्या मान लो फर्स्ट बात करते हैं बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो बच्चों ये हम अभी जो बात करने वाला ये नॉर्मल सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इनके आगे जो आएंगे ना इंटरफेरेंस या फिर स्टैंडिंग वेव या बीट्स, वो तीनों डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। यहाँ तक किस किस को समझ आया जो मैंने बोला अभी तक? Yes, sir. ठीक है, चलिए बच्चों अब होता क्या है सुपरपोजिशन। सो व्हेन टू और मोर वेव सुपरपोज ऑन ए मीडियम पार्टिकल, देन दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। मान लो बच्चों अभी तक आप सबको एसएसएम की इक्वेशन पता थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मान लो कोई एक इक्वेशन है y1, y2 क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, मान लो ऐसे कोई है, ठीक है। अभी मैं एसएसएम की बात कर रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। बच्चों अगर मान लो किसी पॉइंट पे मिलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं ना, किसी पॉइंट पे अगर ऐसे मिल रहे दोनों, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो y1 एंड y2 का क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर सम हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आएगी? So if y1, y2 are the displacement at point P due to wave S1 and S2 independently, then according to principle of superposition, the resultant displacement of particle at P in influence of both wave is given as this one, जो कि मैंने आपको ऊपर लिखा है। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आएगी? सर मतलब दो वेव्स आ रही है तो ऐड हो जाएंगी। बच्चों बात एड की नहीं है, बात है वेक्टर सम की, वेक्टर सम होगा। ओके सर। समझ रहे हो भाई, हमें कहने का मतलब या तो हम एडिशन में दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप लिखोगे तो आपको वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। भाई याद करो ना एक चीज, मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, मान लो एक छोटा सा बॉक्स है, एक छोटा सा बॉक्स है,
इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स मान लो इधर लग रहा है, और एक फोर्स मान लो इधर लग रहा है। अब बच्चों इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होता था, याद करो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। किस किस को ये बात समझ आई? यही तो होता था, यस भूल सर। गए क्या सब? बस नो सेम सर, चीज याद यहाँ पे। है। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको ये पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है। यस फिजिक्स सर, का मतलब क्या बच्चों? फाइनली वेक्टर। यही तो करते हैं कि जो भी नेट फोर्स निकालनी होती है हमें, हम नेट, बाकी फोर्स यस, को प्लस कोई भी कर चीज देते नेट हो, बिल्कुल सही। यस बच्चों, प्लस नहीं है, लेकिन ध्यान रखना वेक्टर सम करना अपने को। यहाँ पे हम प्लस दिखा रहे हैं बट एक्चुअली अपने को वेक्टर कंसिडर करना, ठीक है? हैं। यस सर। यस सर। चलिए बच्चों, अब फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सो व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस सुपरपोज ऑन ए मीडियम पार्टिकल, देन सुपरपोजिशन। देखो सेम बच्चे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि जो दोनों सोर्स होंगे ना, ये बच्चों कोहेरेंट होंगे। मतलब क्या, जो दोनों वेव होंगी कोहेरेंट होंगी। मतलब क्या, इनकी फ्रीक्वेंसी बच्चों इक्वल होंगी, और अगर इनके बीच में कोई भी अगर फेज डिफरेंस है भी तो बच्चों वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये बात किस किस को समझ आई? सर अगर ठीक उनकी है, फ्रीक्वेंसी तो सेम बेसिकली होगी इनिशियल फेज पे, तो वो सेम मतलब कांस्टेंट रहेगा। यस, अगर फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में बच्चों, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। अगर फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। भाई मान लो फेज डिफरेंस का मतलब क्या, मान लो चलो π/2 है, वो हमेशा π/2 रहेगा, फिर कभी π/3 ऐसे नहीं होगा, ठीक है? बच्चों अगर आपको याद हो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। याद करो कि भाई अगर मैं ऐसे मान लूं कि ये अपना y2 है और ये अपना y1 है, वेक्टर वेक्टर वाला याद है, भूल गए? सर याद है। ये एंगल कितना हो जाएगा? फाइव। तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? वेक्टर हम निकालते थे ना अपना। बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट हमने क्या मान लिया? y मान लिया। ये y हो गया, और ये एंगल कितना हो गया अपना? एंगल अपना मान लो अल्फा हो गया, ठीक है? y, ओके। सो बच्चों y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट अंडर रूट ऑफ y1 y1 स्क्वायर प्लस प्लस y2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ y1 y2 इंटू cos ऑफ फाइ, cos ऑफ फाइ ना, ठीक है? सिमिलरली बच्चों टेंजेंट ऑफ अल्फा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा अपना y1 sin फाइ डिवाइड बाय y2 प्लस y1 cos फाइ। बच्चों इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना तो मैं लिख रहा हूँ ये सब चीजें? नो सर, आपने पहले आई ही पढ़ा एम है। एक्सपेक्टिंग कि ये सब चीज आपको, हाँ ये सब चीजें नॉर्मल सी है। यस सर। ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों, चलो ठीक है। अच्छा सर ये आ गया, भाई हमने क्या निकाल लिया? हमने सीधा से निकाल लिया कि भाई ये अपना इंटरफेरेंस अगर होगा तो ऐसे इक्वेशन आएगा, हमारा एम्पलीट्यूड ऐसे आएगा। अब मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि अच्छा बेटा ये तो तुमने निकाल दिया, अब ये बताओ मुझे, अगर मैं चाहता हूँ कि जो 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 दो वेव आ रही है वो एक दूसरे का साथ दें, कहने का मतलब क्या है, वो एक दूसरे का साथ दें भाई। तो अगर दो बंदे एक जगह पे पहुंच रहे हैं, अगर दोनों की वेलोसिटी इक्वल है या दोनों की स्पीड इक्वल है, दोनों हाथ पकड़ के आराम से भाग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, आगे समझ। ठीक है, तो बच्चों अब देखो दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब क्या है कि देखो ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, दोनों आपस में मिल के क्या कर रही है? एक वेव 3 बना रही है, जो कि देखो आपको दिख रहा है ना, आपस में एक दूसरे का साथ दे रही है। देखो ये हाइट ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू दिस वन, इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात ये कि निकालेंगे कैसे? बच्चों अपनी इक्वेशन क्या आई थी? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ये था ना? वेट हमने बच्चों छोटी सी गलती कर दी। गलती हमने क्या कर दी बच्चों? आप तो याद दिलाते भी नहीं हो। ये हम इक्वेशन ऐसे लिखने के बजाय हमें बच्चों इनके एम्पलीट्यूड के बारे में बात करनी है। याद करो वहां पे हमने एम्पलीट्यूड के बारे में बात की थी, यस सर, भूल वहाँ गए पर सब? हमने एम्पलीट्यूड बोला था। यस।
सर मैं सोच रही थी बट फिर मैंने बोला नहीं। अरे बच्चे बोला करो ना डायरेक्ट। अरे देखो डरो मत करो किसी चीज के लिए। आप और आपको देखो या तो चीज गलत हो गया सही होगी, इतना क्या डरना। गलती करने से बच्चों डरोगे तो आगे कैसे निकलोगे। ये क्या अपना, ये अपना A1 है, ये अपना A2 है। बच्चों एम्पलीट्यूड की इक्वेशन ही आएगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना इस पे। नो और सर। सर ये आपने क्या लिख दिया, किसी को ऐसे ऐसे नहीं, और सर ये क्या लिख रहे हो आप, ये तो समझ नहीं आ सकता, आपने पहले Y1 Y2 लिखा, आप ये लिख रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो आप। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं ना बैठा यहाँ पे। नो सर। चलिए ठीक है ना हो बच्चों। देखो सर आपने ये tan ये अल्फा मत दिमाग कैसे में, लिखा? सर एक बार ये बता दो। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों tan अल्फा कैसे लिखेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो इस बात को, बहुत ही सिंपल चीज है। ये देखो क्या बच्चों, ये है अपना, याद करो ऐसा होगा, बोलो सर ऐसा tan होगा नहीं अल्फा में होगा। भी आप एम्पलीट्यूड लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। अरे बच्चों तुम पहले कहाँ थे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, देखो कितने अच्छे से बताते हैं मुझे चीजें। थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। चलिए देखो बच्चों, चलो मैं समझा देता हूँ कैसे आया है, काफी बच्चे भूल चुके होंगे। बच्चों ये क्या है, ये A2 है, ठीक है। बच्चों ये A1 है ना, तो बच्चों ये भी A1 के पैरेलल ही है, ये भी A1 है। तो अगर मान लो अल्फा आपको निकालना है, तो बच्चों ध्यान से देखो ना कि ये जो ट्रायंगल क्या बन गया, ये जो टोटल ट्रायंगल tan अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये A1, ये बच्चों क्या है, ये फाई है, ठीक है फाई। A1 साइन फाई हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, A2 कॉस फाई। आपने क्या लिखना है, हमें चाहिए tan अल्फा क्या होगा, क्या होगा अपना A1 भाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, A1 साइन फाई इस ट्रायंगल का। बच्चे इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल इसकी बात कर रहा हूँ मैं। A1 साइन फाई डिवाइड बाय बेस, बेस कितना हो जाएगा, A2 प्लस, सॉरी A2, वेट वेट, नो, A2 प्लस A1 कोस फाई। बच्चों ये A1 है, ओके A2। अब किस किस को समझ आएगी, आगे चले अब। तो आगे चले, टाइम नहीं है। देखो नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सबको समझ आ गया ना क्या बोला मैंने वहां पे। A इज इक्वल टू, अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा, सबको मेरी आवाज आ रही है साफ में। यस सर। चलिए तो ये क्या था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। बच्चों अगर अपने को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, तो हम बोल सकते हैं ना कि कोस फाइव का इक्वल 1 होना जरूरी है। ये बात किस किस को समझ आई। यस सर। तो बच्चों उसके लिए फाइव का क्या होना चाहिए, या तो फाइव 0 होना चाहिए, या फाइव 2 पाई होना चाहिए, या फाइव 4 पाई होना चाहिए। ये बात किस किस को समझ आई। देयरफॉर फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, 2n पाई हम लिख सकते हैं। ये बात किस किस को समझ आई। किसी को डाउट, कोई शंका, कोई आपत्ति। सर ये cos1 कैसे? बच्चा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके सर। और ए मैक्स, भाई हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं दोनों वेव एक दूसरे का साथ दें, है कि नहीं, ये हो गया। लेकिन बच्चों फॉर ए मिनिमम मतलब क्या, दूसरे का साथ ना दे, एक दूसरे को खत्म कर दे, एक दूसरे को, एक दूसरे के दुश्मन। आप देखो ना यहाँ पे, एक वेव नेगेटिव है, कह रही मैं नेगेटिव रहूंगी, दूसरी पॉजिटिव है, दोनों मिलकर क्या बना रहे, कुछ बना ही नहीं रहे, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये क्या बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक दूसरे को खत्म करने में तुलेंगे। तो बच्चों उसके लिए क्या होना चाहिए, कोस फाइव क्या होना चाहिए बच्चों, 0। सॉरी नॉट 0, वेट वेट वेट, इट मस्ट बी -1, सॉरी, बिकॉज A1 माइनस A2 आएगा ना वहां से। ये बात किस किस को समझ आई। तो बच्चों ये कब होगा, -1 व्हेन लिखा। फाइव, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जब आप देखो -1 लिखोगे, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा ना इक्वेशन, क्या आ जाएगी, ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ A1 A2 आ जाएगी ना इक्वेशन। तो ये फाइनल क्या आ जाएगी, A1 माइनस A2। ये बात किस किस को समझ आई।
भाई अगर आप कोस फाई 0 कर दोगे तो a किसके इक्वल आ जाएगा, वो तो अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। हमें तो मिनिमम चाहिए ना, बिल्कुल ही मिनिमम क्या हो सकता है 0। तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो पाई होनी चाहिए, या 3 पाई होनी चाहिए, या 5 पाई होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2n प्लस 1 पाई। ये बात किस किस को समझ आई? सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। ये बात किस किस को समझ आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो यस मेरी आवाज सर। आप आ रही है अब? एंड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 आप पुट कर सकते हो। सेम यहाँ पे एन की वैल्यू कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, सारे इंटीजर बच्चों। लेकिन ध्यान रखना इंटीजर की वैल्यू बात करो। यहाँ तक किस किस को समझ आया बच्चों, जल्दी से बोलो। हाँ सर एंड इट मींस क्या है यहाँ पर? बच्चे एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट कर सकते हैं ना आप। वो तो सर गिवन होगी ना शायद। ओह, बच्चे गिवन कैसे होगी भाई? फाई की वैल्यू क्या है, देखो फाई की वैल्यू पाई होगी तब भी कोस फाई माइनस 1 होगा, 3 पाई होगी तब भी कुछ होगा, 5 पाई होगी तब भी कुछ होगा। तो हम उसके को एक वैल्यू पे बात नहीं कर सकते ना। किस किस को यहाँ तक समझ आया? यस सर। सर इसलिए हमने इसकी आगे चलिए जनरल चलिए। यस बच्चों, जनरल इक्वेशन होगी ना अपनी, इतनी टेंशन मत लो। बस तुम्हें ये बताना चाहिए भाई कोस पाई 1 होता है, कब होता है, या तो 0 होना चाहिए पाई, या 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, बस ये से आपको इतना बताना चाहिए, बस ज्यादा इससे। ठीक है आगे चले। यस सर। सर इंटरफेरेंस में बस ये चलिए। याद रखना डिफरेंट एम्पलीट्यूड और इक्वल फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, आपको देखो आप दो चार आप चीजें पढ़ लोगे ना, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे समझ जाओगे इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है सर अभी आप क्योंकि देखो, अभी बना रहे थे। हाँ बोलो। अच्छा कोई सर नहीं, ये देखो क्लियर नहीं हो रहा नाउ ना चलो बच्चे, इंटरफेरेंस के लिए। एक मिनट में, सॉरी मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। सर इंटरफेरेंस क्लियर नहीं हो रहा था ना इसलिए। अच्छा अब क्लियर है क्या इंटरफेरेंस? सर ठीक है चलिए बच्चों आगे इंटरफेरेंस चलते का हैं। मतलब बच्चों इंटरफेरेंस का मतलब ये एक स्पेशल हमने नाम दे रखा है भाई। जब अगर मान लो को दो वेव है जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वो कहीं पे मीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ओके सर। ठीक है, ये स्पेशली वेव के बारे में बात करते हैं बच्चों। ये जो टॉपिक है ना इंटरफेरेंस, ये आपको वेव के बारे में ही मिलेगा। जैसे आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, वेव ऑप्टिक्स, वहां पे डिफरेंट इंटेंसिटी लाइट वेव पहुंचती है, वहां पे इंटरफेरेंस होता है। ये हम सिर्फ वेव के थ्रू पढ़ते हैं, वेव के लिए पढ़ते हैं हम सब चीजें। ठीक है आगे चले, यहाँ तक कोई डाउट? तो आप देखो ये अपना आ गया पाई इक्वल टू 2n पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए अपने याद है। ठीक है आगे चले बच्चों, कोई डाउट कोई क्वेश्चन? यस सर। चलिए नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। बच्चों इंटेंसिटी, अभी तक हमने क्या आपको पढ़ा था एम्पलीट्यूड, अब बात हो रही इंटेंसिटी की कि कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम होगी। बच्चों आप याद करो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, हाफ रो वी ओमेगा ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे दोनों वेव के लिए ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ये पूरा कांस्टेंट हो गया के, लिख सकते हैं बच्चों यस आई सर। इज इक्वल टू के यस सर। ए स्क्वायर। तो बच्चों हमारी हमारी इक्वेशन होती थी, हमारी इक्वेशन क्या थी भाई, दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए 1 स्क्वायर प्लस ए 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 क्या cos फाइव। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos ऑफ फाइव। तो बच्चों अब यहाँ से देखो, अगर मैं सीधा ऐसे लिख दूं मैं कि इसको मैं आई लिख सकता हूँ, इसको मैं I1 लिख सकता हूँ, इसको मैं I2 लिख सकता हूँ, इसको मैं ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 लिख सकता हूँ, अंडर रूट I2 लिख सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है क्या?
अगर मैं ऐसे डायरेक्टली लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत इसमें? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सीधा सीधा यहां से वैल्यू निकाली, यहां से और पुट कर दी। के है, के बच्चों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि के सबके लिए कांस्टेंट है। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? सर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में आई है। हाँ जी, रिजल्टेंट है ना भाई। देखो भाई, जो A1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? I1 हो जाएगा। जो A2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। ओके सर। बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ, आप याद करो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई क्या होता था? 1। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, I की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर ऑफ I1 प्लस अंडर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सोच के देखो ना, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, आपस में दोनों मिलके भागेंगे ना वहां से। अगर cos फाई क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा बच्चों। तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये I मैक्स है, ये अपना I मिनिमम है। cos फाई -1 तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर ऑफ I1 माइनस अंडर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ आई? आगे चले बच्चों, जल्दी बोलो हाँ। सर ये अंडर रूट वाली चीज एक बार बता दो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, यही होता है ना। लेकिन यहाँ यस पे क्या है? सर। ये तो रूट I1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? आप इसको नहीं लिख सकते, होल स्क्वायर लिख सकते हो ना प्यारे प्यारे बच्चों ऐसे। यस सर। बस, तो वही कर दिया मैंने। क्लियर है। आगे बढ़े, जिंदगी में आगे बढ़ना अपने को, ऑलरेडी Yes, टाइम हो sir. चुका अपना। चलो एक काम करते हैं बच्चों, ये टॉपिक वैसे तो इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं क्या करूं? चलो मैं कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, तो इतना सिंपल सा टॉपिक है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अभी तो हमने क्या बातें की? हमने बातें की फाई के बारे में, फाई फेज डिफरेंस। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों मुझे क्यों बताओ, अगर मैं आपसे पाथ डिफरेंस के बारे में बात करूं तो पाथ डिफरेंस याद करो, हमने बच्चों एक चीज सीखी थी। क्या चीज सीखी थी? कि भाई मैं आपको बता देता हूँ, चलो ग्राफ में ये जो लिखा रहा है इसको भूल जाओ, जो आपको दिख रहा है इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ। बच्चों याद करो, यहाँ पे अगर हमने कोई वेव ऐसे वेव बनाई थी हमने, तो मैंने क्या बोला था आपको? कि भाई जब लेमडा का डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट की अगर बात मैं कर रहा हूं, तो बच्चों फेज डिफरेंस कितने का? 2 पाई का। अगर मान लो दो पॉइंट के बीच में बच्चों अगर एक्स डिस्टेंस हो, तो बच्चों फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय लेमडा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। तो बच्चों फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब क्या है? पाथ डिफरेंस। किस किस को ये बात समझ आई? Yes, sir. और सर आपने एक्स ठीक को है। फेज डिफरेंस लिख दिया। नहीं मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ जब दो पॉइंट के बीच में, जब दो पॉइंट के बीच देखो, एक मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है बच्चों, ठीक है। तो ये टोटल कितना है? 2 पाई है ना। देखो वैसे इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों पॉइंट के बीच में लेमडे का डिफरेंस तो है ना। यस लेंथ सर। कितना डिफरेंस है लेमडे का? तो जब लेमडा जब डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं मुझे एक काम करना है, छोड़ो इसको। अगर मान लो ये तो समझ आ गया ना। मान लो कि मैं दो पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पे x1 है, ये x1 है, और मान लो दूसरा पॉइंट यहाँ पे x2 है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना होगा? x2। ये हो गया ना। और बच्चों इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया? ये कितना हो गया? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ ना, पाथ डिफरेंस। मेरी बात सबको समझ आई है? मैं कोई कंफ्यूज कर रहा हूँ? सर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई। देखो बच्चों, मान लो कोई पॉइंट है ये, यहाँ पे देखो कोई बच्चों पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, उसकी दूरी यहाँ से कितनी है? एक मिनट रुको, मैं पूरा थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। मान लो कि ये कोई पॉइंट है, हमें ये पॉइंट x1 है और ये कोई पॉइंट x2 है, हमें इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है कि फेज डिफरेंस कितना है। ये यहाँ से x1 दूरी पे है, ये यहाँ से x2 दूरी पे है। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर। तो बच्चों इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया? x2 माइनस x1 लिख सकते हैं ना? यस सर। बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करके कि जब दो पॉइंट के बीच में अगर लेमडा पाथ डिफरेंस होता है तो उनके बीच में 2 पाई फेज डिफरेंस होता है। तो बच्चों अगर डेल्टा x पाथ डिफरेंस होगा तो यूनिटी मेथड से हम ये लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो कितना आ गया? 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये किसकी इक्वल होना चाहिए? क्या बोलता है ये बोलता है 2n पाई की इक्वल होना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काट दो जो कट रहा है, काट दिया, काट दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया? एन लेमडा। अब इसका मतलब समझो बच्चों, अगर मान लो मैं एक काम करूं, आपको मैं यहाँ पे अगर एक चीज दिखाऊं कि जहां से देखो, अब बच्चों जहां से देखना, बच्चों ये जो वेव है इसने लेमडा डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है कि नहीं? किया है कि नहीं, ये बताओ। तो दोनों के बीच बच्चों पाथ डिफरेंस कितना आ गया? लेमडा आ गया ना? यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, मेरी बात समझ आई बच्चों? अब सोच के देखो, जब लेमडा का पाथ डिफरेंस है फिर भी ये दोनों आपस में सपोर्ट करेंगी ना, एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव करेंगे नहीं करेंगी? सर ये चीज कंफ्यूजिंग हो रही है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप इन दोनों वेव को जोड़ दोगे, अगर आप इन दोनों वेव को जोड़ दोगे तो रिजल्टेंट ऐसी होगी नहीं होगी वेव बड़ी? यस सर। उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं भी कंफ्यूज हो रहे हो। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ बच्चों, ये देखो, यहाँ पे अगर आप दोनों अगर आप ड्रॉ करोगे तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो आप, ये देखो ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं? आपस में सपोर्ट नहीं कर रही, एक दूसरे आपस में कैंसिल कर रही है। देखो ध्यान से देखो, ये कैंसिल कर रही नहीं कर रही? यस सर। दिख रहा है आपको? देखो इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई एक दूसरे का सपोर्ट ही नहीं कर रही, वो एक नेगेटिव बैठी है, एक पॉजिटिव बैठी है, दोनों मिले क्या है? जीरो निकलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो, चलो पाथ डिफरेंस लेमडा है, अगर मान लो बच्चों, अगर ये वेव थोड़ा और दूर से आ रही होती तो, अगर मान लो यहां से आ रही है, थोड़ा दूर आ रहा है, अब क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ लेमडा। लेकिन फिर भी ये सपोर्ट कर रही नहीं कर रही एक दूसरे को? ऐड होने के बाद बड़ी होंगी नहीं होंगी? यस सर। तो बच्चों यही तुमने निकाला है कि डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? एन टाइम्स लेमडा होना चाहिए। या तो एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो डेल्टा एक्स कुछ है ही नहीं, कोई डिफरेंस उनके बीच में, कोई पाथ डिफरेंस ही नहीं है, फिर भी एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। अगर लेमडा होगा 2 लेमडा 3 लेमडा कितना भी हो, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, अगर मैं इसको फिर से यूज करूं, दैट इज फाई इज इक्वल टू 2 सॉरी 2n प्लस 1, क्या था वो? आई विच मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एक्स कितना आया था अपना?
2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई सॉरी ओनली पाई कटेगा, कट गया। तो बच्चों यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। एन की वैल्यू 0 पुट कर दो तो देखो डेल्टा एक्स क्या हो सकता है? लैम्डा बाय 2 हो सकता है। एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। आप खुद देख लो ना भाई, अगर दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का है, देखो ये लैम्डा बाय 2 है ना, तब इन दोनों के बीच में इतना पाथ डिफरेंस है बच्चों, तो देखो ये दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रही। तो ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मान लो कोई वेव यहां से ऐसे चल के आ रही है, अब पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 3 लैम्डा बाय 2, लेकिन ये एक दूसरे का सपोर्ट तो अभी भी नहीं कर रही। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? सर लास्ट में क्या है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू में लैम्डा बाय 2 एंड 3 लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। आप देखो, आप फॉर्मूला छोड़ो, आप यहाँ देखो ना एक बार। देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा फोकस करो एक बार, यहाँ थोड़ा फोकस करो ना कि भाई आप खुद देखो, अगर मान लो पाथ डिफरेंस ऐसा कुछ हो रहा है तो देखो ये दोनों वेव आपस में कहाँ सपोर्ट कर रही है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव होगी, तो फाइनली क्या रिजल्ट? 0 निकलेगा ना। यस बच्चों कोई कंफ्यूजन है क्या अभी भी? पक्का समझ आ गया ना? यस सर। चलिए तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, अदरवाइज आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, आप सबको मैंने बच्चों जल्दी से अपने अटेंडेंस लगाओ, फास्ट फास्ट। मैंने आपको फॉर्म फिलअप फॉर्म भेज दिया, जल्दी से फिलअप करो।